एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने से पहले एक मेन और वुमेन के ट्रेड्स या डायनेमिक्स क्या होते हैं इन जनरल। अपनी इमोशनल नीड कैसे फुलफिल करूं, मैं अपनी फिजिकल नीड कैसे फुलफिल करूं, ये चीजें आपकी जो अनस्पोकन है वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो उसी का एक रीजन है कि लोग फिर बाहर की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो पहले हमने टेस्ट से यूज किया, पसंद नहीं आया तो दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, आजकल ऐसा हो गया क्या रिश्ता। तो हम मतलब ट्रायल बेसिस पे रिलेशनशिप चला रहे हैं। बिकॉज इसीलिए एक नया वर्ड आ गया सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप जैसे जैसे रिलेशनशिप की भाषा डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे नई वोकैबुलरी आती जा रही है। हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अब बढ़ते जा रहा है और वेस्टर्न वाले जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए जा रहे हैं, लेकिन हम उनका वो कल्चर ले रहे हैं जिसको वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पर एक फैमिली सिस्टम शुरू से रहा है, एक मर्यादा शुरू से रही है और उस मर्यादा के अंदर ही एक फैमिली, एक शादी को निभाया जा रहा था। अब वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, उन्होंने कभी उनका फैमिली सिस्टम हमारे फैमिली सिस्टम की तरह स्ट्रांग है ही नहीं। एक टाइम में एक बंदे का एक से भी ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऑफिस में भी है, जिस बस से जा रहा है उसमें भी है कोई। इट इज पॉसिबल बट देन दैट्स नॉट लव। नमस्कार, द कुछ भी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विराट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील टॉपिक पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्यों होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रितिका वासुदेव जी को, जो कि एक सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच और एक वेलनेस एजुकेटर है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए रितिका जी से बातचीत शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो रितिका जी, कैसे हैं आप? थैंक यू विराट जी, धन्यवाद बहुत बहुत, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू मैम, और आपने इतना समय निकाला शो में आने के लिए। आई नो आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बट आई एम रियली थैंकफुल कि आप शो में आए। थैंक यू। तो मैम, जैसे आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर ऑडियंस को बताएंगे कि आपने कैसे अपनी ये जर्नी शुरू करी। ओके, थैंक यू। सो आई एम अ फाउंडर ऑफ सन डेटिंग वेलनेस। सन डेटिंग वेलनेस जो है एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम कोचिंग करते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप कोचिंग एंड प्रोग्राम्स है हमारे जो खास करके इमोशनल और मेंटल वेलनेस के लिए बनाए गए हैं। आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट हो चुका है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस के ऊपर ध्यान दें। तो यही हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सन डेटिंग वेलनेस एंड रिलेशनशिप। उसमें से एक बहुत बड़ा आज के ज़माने में एक चैलेंज है इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस के लिए। सो दैट्स वेयर वी आर फोकसिंग। मैम, यकीनन आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज आजकल जो रिलेशनशिप का स्टेटस है या रिलेशनशिप किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं लोगों के, तो मुझे लगता है कि आप एक इतना सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप आप और भी लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाएं। तो मैम, हम स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना कुछ स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। हमारे मैंने ऑनलाइन सर्च में ये पता करा था कि 83% ऑफ कपल्स अपनी शादी से खुश नहीं है। 83% ऑफ कपल्स आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ। इज इट ट्रू? जी। वेरी स्ट्रेंज। और ग्लीडन एक कंपनी है फ्रांस की, विच वाज आई थिंक लॉन्च इन 2009, और इन्होंने एक सर्वे कराया था इंडिया में 2020 में, जिसमें अराउंड 1525 इंडियन मैरिड इंडिविजुअल्स ने पार्ट लिया था बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 एंड 50। जो सर्वे हुआ था दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता एंड अहमदाबाद में। अब इस सर्वे में क्या निकल के आया? 48% भारतीय ये मानते हैं कि एक ही समय में दो लोगों से प्यार हो सकता है। क्या ये सही? जी। अनबिलीवेबल। 50% ऑफ मैरिड इंडियंस have cheated on their spouses because of extramarital affair. बिल्कुल। और अगर हम इस 55% को 100% माने, इसमें से 56% वुमेन है, 44% मेन है। मतलब वुमेन की रेशियो ज़्यादा है मेन से आज के ज़माने में। पहले ऐसा नहीं था, पर अब ये स्टैट्स कुछ टाइम से चेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं। 7% जो हमने 55% लिया, उसमें से 7% ऐसे हैं जो बिना किसी थॉट के कि ठीक है वन नाइट स्टैंड हो गया या गलती हो गई या वट एवर इट इज़, माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो 40% हैं जो अपने स्पाउस को पकड़ लेते हैं, वो सर्कमस्टांशियल बेस है कि या तो बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए
या किसी की कोई फाइनेंशियल नीड्स है या और किसी वजह से वो थॉट देते हैं, उसके बाद अपने स्पाउस को माफ करते हैं बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस क्या है और उनको उस सर्कमस्टांसेस से क्या फायदा हो रहा है। और बाकी जो 53% बच्चे हैं जो चीट करते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका स्पाउस उनको बिना किसी बात के माफ कर दे। क्या ये स्टैट सही है? काफ़ी हद तक ये सही हैं, क्योंकि ये जो स्टैट्स हैं ये आई थिंक पिछले 4-5 सालों के अंदर लिए गए होंगे, और पिछले अगर आप 2 सालों के स्टैट्स उठाएंगे तो वो नंबर्स काफ़ी चेंज हो चुके होंगे, बट डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक ये स्टैट्स सही हैं। और 2024 में ग्लिडन में जितने यूजर्स थे, बिकॉज ये एक डेटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साइट है, 3 मिलियन यूजर्स हो गए हैं इस पे, यानी 297% इंक्रीज है। जी, देखिए ये सिर्फ एक, अगर हम ऐसे समझे, एक डिमांड एंड सप्लाई का एक इसमें फंडामेंटल है ये, क्योंकि मार्केट में डिमांड है और रीच आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गई है डिजिटल होने की वजह से, हर जगह आपको इजीली आप रीच कर सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से और डिमांड होने की वजह से ही ऐसे साइट्स जो हैं आ रहे हैं। अगर डिमांड नहीं होगी तो ऐसे साइट्स भी नहीं होंगे। आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले वाले लोगों को पूछेंगे तो वो शायद ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की कल्पना भी नहीं कर पाते होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए आपके लिए इतना इजी हो गया एक्सेस कि आप बस एक अपना माउस घुमाइए लैपटॉप में, एक पासवर्ड और लॉगिन करिए एंड यू हैव एंटायर चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू। अनबिलीवेबल था। मतलब आपसे सुन के तो मुझे खुद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब आई थिंक आई एम लिविंग इन सम अदर वर्ल्ड नाउ। चलिए आगे बातचीत को बढ़ाते हैं मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने से पहले कि एक मेन और वुमेन के ट्रेड्स या डायनेमिक्स क्या होते हैं इन जनरल, अगर आप उस पर थोड़ा सा मुझे बता पाएँ तो। ओके, देखिए अगर जब एक नॉर्मल रिलेशन की बात करें तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि विमेन बीइंग अ नर्चरर वो घर को संभालेंगी, बिकॉज पहले अगर हम देखें तो विमेन वर होम मेकर्स, तो वो घर संभालेंगी, एंड जो मेन हैं वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो जाके बाहर काम करेंगे और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, और विमेन जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगी, जिसके अंदर ये चाइल्ड रेजिंग आ गया और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, ये उनका एक डिपार्टमेंट माना जाता था। लेकिन ये अरेंजमेंट हमने पहले ये सोचा था कि ये अरेंजमेंट बना क्यों? ये अरेंजमेंट इसीलिए बना बिकॉज अदर देन सोशल नीड्स एंड अदर फैक्टर्स आपकी एक बायोलॉजिकल नीड भी है। तो अगर हम उस नीड को अगर हम फुलफिल करना है तो सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए, और उन नॉर्म्स के अंदर मैरिज है कि अगर आप 2 लोग साथ आएंगे तो आप लोग अदर देन योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, योर सोशल, योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप एक दूसरे के लिए एक इमोशनल सपोर्ट भी देंगे, एक फिज़िकल सपोर्ट भी देंगे। तो सबसे बड़े जो डायनामिक्स हैं एक रिलेशनशिप के वो ये हैं, लेकिन उनको करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए आपके साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच हो जाती है, बिकॉज हम एक फैमिली सिस्टम में हैं, तो फैमिली में ये चीज़ें जो है रहेंगी। लेकिन अब होता क्या है, जब एक कपल आता है साथ में जी। तो वहाँ पर ये जो नीड्स हैं, इमोशनल और फिज़िकल नीड्स हो गए आपके, उनके बारे में तो इतनी बात करी नहीं जाती। जी, लेकिन जो बात करी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की करी जाती है। जो आप लोग बैठ के इस तरह से लिविंग रूम में, जहाँ पर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन लॉज या और दोस्त वगैरह जो भी है वो एक नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन कोई ये बात नहीं करेगा, कोई कपल की केमिस्ट्री चेक नहीं करेगा। इवन कपल्स खुद भी इतने ज़्यादा इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज तभी हमारे पास ये 83% का डेटा है। इसका मतलब 83% कपल्स जो हैं वो दे आर अनहैप्पी बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग दीज पैरामीटर्स। सबसे पहले तो ये आ गए। अब आपकी देखिए, आपके इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे, आपके फिजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर अगर हम डिफरेंट अभी हम सिनेरियोज़ में ना जाए कि आपके पार्टनर्स का टेम्परामेंट कैसा है, राइट, उनका आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस तरह से वो लेते हैं, मतलब केयरिंग है कि नहीं है, चलिए ये चीज़ें नहीं है, बट आपसे उनका वैसे बिहेवियर कैसा है, अगर हम उन सब चीज़ों में ना जाएं तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं और ये चीज़ें आपकी जो अनस्पोकन हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उसी का एक रीज़न है कि लोग फिर बाहर की तरफ देखना शुरू करते हैं कि अच्छा कहाँ से ये फुलफ़िल करूँ,
राइट, मैं अपनी ये चीज़ें, अपनी इमोशनल नीड कैसे फुलफ़िल करूँ, मैं अपनी फिज़िकल नीड कैसे फुलफ़िल करूँ। तो तब वहाँ पर जो है डायनामिक्स एक कपल के चेंज हो जाते हैं। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक रिलेशनशिप जो है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब एंटर होता है जब एक कम्युनिकेशन लेवल जो आपस में है, या जो एक कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए एक हस्बैंड वाइफ में, या जो एक वो कंफर्ट जोन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो या तो फिर वाइफ या फिर हस्बैंड, देन दे लुक फॉर ऑप्शंस आउटसाइड। करेक्ट, बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे पहला लेवल है, ठीक है। अब जैसे हम अरेंज मैरिज की बात करते थे पहले के टाइम में, जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए पार्टनर्स चूज़ करते थे, तो हमें ये कंडीशनिंग थी कि अब इससे शादी हो गई, अब जीना मरना यहीं पर है, ठीक है। पर आज का जो सिनारियो है जेन ज़ी के साथ, वो ऐसा नहीं है। वो चाहती है कि पहले ही मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर लूँ, मैं पहले ही देख लूँ कि ये पार्टनर, आजकल एक सोशल मीडिया में वर्ड बहुत चलता है, राइट पार्टनर, राइट पर्सन, राइट। तो कभी भी वो जो राइट की डेफिनेशन है और वो जो उसका बेंचमार्क है, वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी उसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके लिए राइट कुछ और होगा, मेरे लिए राइट कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। अब हम कहीं से एक किताब उठाते हैं या कहीं हमने इंस्टा में एक पोस्ट देखी और वहाँ पर राइट के जो है डेफिनेशन दिए हुए हैं, ही शुड बी केयरिंग, गुड लुकिंग और सिक्योरिटी होनी चाहिए और थोड़ा सा लाइफस्टाइल दिखा दिया, तो वो मिस्टर राइट हो गया। मगर किसी और की रिक्वायरमेंट कुछ और है, थर्ड पर्सन की कुछ और है। तो अब जब उनकी ये चीज़ें ही आपस में नहीं मिल रही हैं, तो राइट की डेफिनेशन चली गई। तो जेन जी इतनी ज़्यादा एंशियस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी भर चुकी है और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है उनमें, इतने सारे सिनेरियोज देख के, कि पहली बात तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। अब वो डिसाइड नहीं कर पाते तो वो कमिट नहीं कर पाते। तो पहले के लोग जो थे वो कमिटमेंट बेस्ड रिलेशनशिप में थे कि शादी है, कमिटमेंट है, जीना मरना यही है, जो भी होगा वी विल फेस इट टुगेदर। मतलब अब यही है जो है, और कुछ यही नहीं है, है, ऑप्शन नहीं है, बस यही है। मतलब पहले ये कहते थे कि जहां आपकी डोली गई है वहीं से आपकी अर्थी आएगी। और लड़कों को भी पता था कि अब ये आ गई तो यही मेरी वाइफ है फॉर लाइफ, अब कुछ नहीं होगा, राइट। यही है, अब इसको जैसे भी रख रहा हूँ ये भी कहीं नहीं जाएगी, और उसको पता है कि मैं भी अब कहीं नहीं जाऊंगी, बिकॉज उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आ गई है। फैमिली जैसे जैसे बढ़ेगी, बच्चे आएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो वो एक फॉर लाइफ होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। मतलब अब मतलब अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ कि जैसे हम कोई परफ्यूम लेने जाएं तो पहले हमने टेस्टर यूज़ किया, पसंद नहीं आया तो दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया। आजकल ऐसा हो गया क्या रिश्ता? बिल्कुल ऐसा ही हो गया है कि मतलब हमने 10 टेस्टर लिए, पसंद नहीं आया तो हम दूसरी दुकान में जा रहे हैं, फिर वहाँ टेस्टर देख रहे हैं, तो हमने 20 टेस्टर देख लिए लेकिन हमें पसंद कोई भी नहीं आया। तो हम मतलब ट्रायल बेसिस पे रिलेशनशिप चला रहे हैं क्या? जी, बिकॉज इसीलिए एक नया वर्ड आ गया, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप, जैसे जैसे रिलेशनशिप की भाषा, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे नई वोकैबलरी आती जा रही है। तो अब ये सिचुएशनशिप आ गया। पहले तो था भाई रिलेशनशिप है, एक कपल है, फिर आया एक्स्ट्रा मैरिटल है, फिर आया वन नाइट स्टैंड है, फिर ऐसे आया, फिर अब आ गया सिचुएशनशिप, कि जहाँ पर आप को क्लैरिटी ही नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, और आप एक लिव इन में भी हैं, कमिटमेंट भी नहीं है, फिर आपके पास कोई फ्यूचर उसके अंदर नहीं है। तो क्या है ये, मतलब इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन। लेकिन रितिका जी, हम जैसे पहले देखते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में या आप कह लीजिए वेस्टर्न के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल तो बहुत टाइम से है, पर हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अब बढ़ते जा रहा है, और वेस्टर्न वाले जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए जा रहे हैं, लेकिन हम उनका वो कल्चर ले रहे हैं जिसको वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने विराट जी। हमारे यहाँ पर एक फैमिली सिस्टम शुरू से रहा है, एक मर्यादा शुरू से रही है, और उस मर्यादा के अंदर ही एक फैमिली, एक शादी को निभाया जा रहा था। तो जिसके पॉजिटिव्स भी थे और नेगेटिव्स भी थे। अब किसी की मान लीजिए बहुत अब्यूजिव मैरिज है, लेकिन अब सोसाइटी प्रेशर इतना है, फैमिली प्रेशर इतना है कि वो उस मैरिज को छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए तो ये टॉर्चर बन गया ना रिलेशनशिप। तो अब वो इसी सोसाइटी की वजह से अब वो उसको रिबेल नहीं कर सकते, क्योंकि अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है, तो उसको इसी शादी में रहना है। तो वहाँ पर अगर आप उस साइकी से सोचेंगे तो ये एक फैमिली सिस्टम उसके लिए एक बंधन बन गया, ठीक है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, उन्होंने कभी, उनका फैमिली सिस्टम हमारे फैमिली सिस्टम की तरह स्ट्रांग है ही नहीं, बिकॉज उनके पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट
मैरिड, कई बारी तो उनके पेरेंट्स मैरिड नहीं है, लिव इन में उनके रिलेशनशिप हुए, बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, कभी वन नाइट स्टैंड हुआ, रिलेशन, आई मीन द पर्सन केम इनटू द लाइफ, ठीक है, एक बच्चा एक दुनिया में आ गया, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन उठाए? अगर आप देखें बाहर का डेटा उठा के तो टीन प्रेगनेंसीज कितनी ज़्यादा है। अब टीन प्रेगनेंसीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। अब वो बच्चे को क्या फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या उसको वैल्यूज़ मिलेंगे और क्या उसको इमोशनल एक सपोर्ट और इंटेलिजेंस मिलेगी। तो इमोशनल फैक्टर जो है, जो कंपैशन, एम्पैथी, इमोशंस का, वो इंडियंस में बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज हमारे यहाँ पर एक फैमिली सिस्टम होने से, और पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी हमको मिलते हैं साथ में, राइट? तो वो अपने एक्सपीरियंस से बच्चे को सिखाते हैं, पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, मगर वहाँ पे तो ये यूनिट है ही नहीं ना। तो वो क्या करेगा? अब उसके लिए तो वही बात आ गई टेस्टर कि मार्केट में गया, मैंने 10 टेस्टर देखे, अब उसको, अब ऐसे ही और लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी ब्रोकन होम से आ रहे हैं। तो इट्स लाइक आप भी ब्रोकन होम से आ रहे हैं, मैं भी ब्रोकन होम से आ रही हूँ, चलिए दोनों मिल गए एंड लेट्स ट्राई टू फिक्स इट। मगर वो फिक्स नहीं हो रहा बिकॉज किसी ने कभी वो चैलेंजेस एड्रेस ही नहीं करे। तो इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें ज़्यादा आ रही थी, तो वो ग्राउंडेडनेस जो थी ना, वो नहीं थी उसमें जो हमारे यहाँ पर थी। मगर अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी एक रिलेशन का, ऐसे तो कुछ ऐसे जब रिलेशंस हुए तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक बंधन है हमारे लिए। तो न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लग गई, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज में फिर लोगों को लगा चलो यहाँ तो फ्रीडम है, अब हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ऐसा नहीं कि हम एडवोकेट कर रहे हैं कि आप एक सर्टन स्टाइल में ड्रेसअप होइए या सर्टन वो रखिए, आप जो मर्जी पहनिए, बट द पॉइंट इज कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बहुत कम हो गए थे। तो मॉरल वैल्यूज को ग्राउंड क्या करता है? आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी कंडीशनिंग, आपका एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब वो लोग अवेयर हो रहे हैं, नाउ दे आर टेकिंग टू दैट। तो वहाँ पर वो चीज़ें जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, तो यहाँ पे वो रिबेल हो रहा है। तो वो दोनों जो कंट्रास्ट है, तो लोगों ने ये तो देख लिया कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो तो देख लिया, बट उसके पीछे की स्टोरी है वो नहीं देखी। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड वाला सिस्टम अगर ठीक होता तो वो लोग खुश होते, वो लोग इतने इमोशनली चैलेंज नहीं होते। ठीक है। कभी आपने क्या इंडिया में आज से 5-10 साल पहले सुना था कि एक बच्चा ये बोले कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ या मेरे को बहुत प्रेशर है एग्जाम का? नहीं। पर वहाँ के बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, ये उनकी वोकैब में बहुत पहले से ही आ रहा था। तो क्या हुआ है कि अब ये कंडीशनिंग यहाँ भी आने लग गई है। ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्होंने एक चीज़ वहाँ की ली और एक चीज़ यहाँ की देखी, लेकिन उसके पीछे का जो एक फैक्टर है, एक जो उसके पीछे का एक रीज़न है, जो कि यूनिवर्सल रीज़न है, यूनिवर्सल लॉ है फॉर इमोशंस, फॉर स्टेबिलिटी, वो नहीं समझ पाए। तो जब वो नहीं समझ पाए तो अब हम भी उसी राह पर चल पड़े हैं। और यहाँ पर आप देखिए आज की डेट में कितने इमोशनल और मेंटल जो केसेस हैं, इमोशनल वेलबींग एक चैलेंज हो गया, मेंटल वेलबींग एक चैलेंज हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्क प्लेस में हो गया या सिर्फ एक शादी में हो गया, एक बच्चे के लिए भी हो गया। आप उसे कुछ नहीं कह सकते आज की डेट में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है, टॉलरेंस लेवल कम हो चुकी है, वो इसीलिए हो चुकी है। लेकिन मतलब ये देखा गया है, जैसे कि मैं भी पहले ऑफिसेज में जब मैं जॉब किया करता था, तो जैसे 4 दोस्त बैठे हैं या बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मेरा किसी से अफेयर है, तो उसको ना एक तरीके से उनको मतलब बताने में ना प्राउड सा फील होता है। लेकिन इसको सोसाइटी कैसे देखती है? मतलब हाउ सोसाइटी इज सीइंग दिस एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर? क्या ये एक मतलब गर्व की बात है किसी के लिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने विराट जी। देखिए, गर्व की बात तो नहीं है ये, क्योंकि गर्व की बात अगर होगी तो आप अपनी फैमिली में भी जाकर बोलेंगे, आप अपने सिर्फ क्लोज्ड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में नहीं बोलेंगे, और कई लोग तो शायद वहाँ पर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इट्स अ स्टिग्मा। ठीक है। और सोसाइटी इसको कैसे लेती है? सोसाइटी इसको डेफिनेटली पॉजिटिवली तो नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके अंदर सोसाइटी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसके अंदर सबसे बड़े जो लोग इन्वॉल्व हैं इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस है। बिकॉज इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं है इसके लिए। तो जिस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है वो चीज़ को आप हमेशा बिहाइंड द डोर्स करेंगे, आप उसको सीक्रेट रखेंगे। तो अब आपके ऊपर जो एक प्रेशर है
वो बढ़ गया। एक तो आपका रिलेशनशिप जो अपनी एक मैरिज है उसको देखना, वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना, चाहे प्यार से करो चाहे ज़बरदस्ती करो, और एक आपका ये रिलेशनशिप है जो बिहाइंड द डोर्स है। तो इसको डेफिनेटली एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर होता तो ये ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल होता। और एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि फिर जैसे कि हमने शुरू में बात करी कि एक फैमिली सिस्टम के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप फैमिली का पर्पस क्या है, यू आर ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी आपके, वो उसको आप क्या सिखाओगे, राइट? उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप जिसको शादी करके लाए हैं उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे मैंने कहा होम मेकर्स का रोल था वुमेन का, वर्किंग थे बट कम थे, लेकिन अब चेंज हो गया डायनामिक्स। तो मैम एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि जैसे फॉर एग्जांपल मैन है या वुमेन है, एक टाइम में एक बंदे का एक से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब ऑफिस में भी है, जिस बस से जा रहा है उसमें भी है कोई, या कहीं और जा रहा है, या किसी कहीं ट्रैवल पे जा रहा है तो वहाँ पर किसी से, इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बट देन दैट्स नॉट लव। पहली बात तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल है। अब इसके बहुत सारे, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ किसी का कि वो इमोशनली इन्वॉल्व हुआ, और वो ठीक है अपनी वाइफ के अलावा एक और एक रिलेशनशिप है जहाँ पर वो इमोशनली इन्वॉल्व है और वो स्टेबल भी है, ठीक है। अब उसका फ्यूचर है नहीं है वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो एक तरह का हुआ। अब जैसे आपने बोला कि अलग अलग जगहों पे आप जा रहे हैं, तो इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड यू आर ट्राइंग अ डिफरेंट cuisine, विच इज़ नॉट स्टेबिलिटी, विच इज़ नॉट सिक्योरिटी। और कहीं ना कहीं ये आपके ही मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आपके अंदर एक हीन भावना है जहाँ पर आप उसको ये करके अपने आप को शायद यू वांट टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज एक से ज़्यादा इमोशंस में इन्वॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी के साथ जहाँ पर आप कमिट भी कर सके, आप कमिट भी नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये सिचुएशंस है। सिचुएशनशिप कहाँ से आया? मतलब इसीलिए तो है। मतलब एक या तो फीमेल या मेल वैलिडेशन की तलाश में पार्टनर्स चेंज कर रहा है। वैलिडेशन की तलाश में आप कह सकते हो, बट वो वैलिडेशन उसे क्यों चाहिए? वैलिडेशन इसीलिए चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम जो है वो उस लेवल पे नहीं है, तो तभी तो उसको एक्सटर्नल चाहिए। अब कई लोग जो हैं खाना खा के अपने आप को वैलिडेट करते हैं कि मैंने ये आइसक्रीम इसलिए खा ली, मतलब ज़्यादा, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, इमोशनल अगर कोई अच्छी स्टेट में नहीं है इमोशनल, तो पहले के टाइम पे अगर आपने टीवी एड्स देखे हो तो वो दिखाते थे आइसक्रीम वाले की बड़ा सा आइसक्रीम टब लेकर बैठे, थोड़ी सी आइसक्रीम खाई। अब वो क्या कर रहा है? वो आपके हार्मोन्स को, आपके एनर्जी लेवल को शूट अप कर देगा। अब वो करने से आपको कुछ देर के लिए यू विल हैव दैट फील गुड फैक्टर। अब आइसक्रीम तो पीछे रह गई, अब नया क्या आ गया? अब आगे ड्रिंक्स, ठीक है। अब आप देखिए बॉलीवुड मूवीज़ में उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया, हमारी यंग जनरेशन को आप समझिए कैसे कंडीशन करते हैं, ठीक है। वहाँ पर अब जब भी किसी को चैलेंज है, कोई इमोशनल चैलेंज आ गया, कहीं पे स्ट्रेस आ गया, सो द ईजिएस्ट थिंग टू डील विद द चैलेंज इज जस्ट गो एंड ग्रैब अ ड्रिंक। ट्रू, ठीक है। अब उससे आपने क्या कर दिया, जो एक बच्चा जो अभी लाइफ में बाहर निकला ही नहीं है, जिसको अभी एक्सपोजर मिला ही नहीं है, तो वो क्या देख रहा है कि यार मैंने एक मूवी देखी उसमें भी यही था, मैंने दूसरा देखा उसमें भी यही था, मैं दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉर्मल। सो इफ यू आर स्ट्रेस्ड, सो आइदर यू गो एंड स्मोक, or you pick up a drink, or you go and chat online. तो ये एक्सेप्टेबल चीज़ें आ रही हैं, और ये कहाँ से आ रही हैं? इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो कहीं ना कहीं मीडिया है ये। तो जब मीडिया आपको इतनी सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, आपकी देखिए, अगर हम इसको ऐसा समझें कि वो आपकी सेंसेस को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, और उसके अंदर कोई भी वो थिन लाइन जो होती है ना मोरालिटी और उसकी, वो कहीं अब रह नहीं गई है। तो इतना ज़्यादा आपके सेंसेस को एक्सपोज कर रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद ये सही है। अगर 10 चीज़ों को मैं आपको बोलूँ कि यहाँ इस रूम में ग्रीन कलर देखिए, तो आपको यहाँ भी ग्रीन दिख रहा है, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, और आपको दूसरा कलर कम दिख रहा है, तो आपको लगेगा ग्रीन, सारे कलर्स में ग्रीन इज द बेस्ट कलर, ठीक है। तो आपका कंडीशन बिलीफ क्या हो गया? ग्रीन इज द बेस्ट कलर। अब आपने 4 जगह पे देख लिया कि यार वो भी उससे बात कर रहा है, ये भी बात कर रही है, वो भी कर रही है, 4 लोगों से अलग अलग बात हो रही है, कमिटमेंट किसी को देनी नहीं है, और हम यहाँ पर यहाँ पे तो कुछ प्लेजर ही नहीं है लाइफ में,
लेट मी ऑल्सो गो एंड ट्राई, सभी तो कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया तो क्या हुआ। तो एक साइकी वो हो जाती है, बट उसके पीछे कोई ये नहीं देखता। एज अ कोच मुझे मालूम है, बिकॉज व्हेन पीपल आर कमिंग टू अस, सो दे आर कमिंग इन वेरी ब्रोकन स्टेट्स, वेरी वेरी इमोशनली ब्रोकन स्टेट्स। क्यों? बिकॉज दैट ऑल्सो इज नॉट गिविंग देम प्लेजर। अगर उसी से प्लेजर मिलता तो फिर सब कर रहे होते ना। तो फिर बात घूम के वहीं आ जाती है फैमिली, जिसको हम कहते हैं कि यार फैमिली तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो कहीं ना कहीं फैमिली कंट्रोल का मतलब क्या है? इमोशन रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का ये मतलब नहीं कि आप कंट्रोल करिए, बट एटलीस्ट हैव अ लाइन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। बिकॉज अगर वो चीज़ करने के बाद भी, उस एक्सपोजर के बाद भी यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर समथिंग मोर, then that means it is not that what you have been doing. Then you need to look inside that what is it that I want. तो ये तो आपके first level के distractions है, having a relationship, getting onto all these things. तो ये आपके first level of आपके कह सकते हैं कि sensorial pleasures है. But then there is something deeper than that. Once you are out of this, or once you look at it कि what more am I looking for if this also is not giving me pleasure. ट्रू मैम, ट्रू मैम। लेकिन ये क्या एक्चुअली इसके कॉज और फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि एक मैन है ए, एक वुमेन है बी, एंड मैन इज़ द गाय इज़ नॉट हैप्पी विद दैट गर्ल एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन और मे बी सम लव और मे बी समथिंग आउटसाइड। तो मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि वो बाहर प्यार ढूंढने लगता है जो उसको अपने घर पे नहीं मिल रहा? मतलब ऐसे क्या फैक्टर या कॉजेज है? ओके, सी सबसे बड़ा कॉज तो यही है कि आप अपने कपल अपनी मैरिज में, या लेट्स से कपल्स, बिकॉज आजकल मैरिज इज़ नॉट दी ओनली यूनिट, डेटिंग है, लिव इन है, बहुत कुछ है। तो जो भी आपके पार्टनर्स हैं उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप बना, किसी का बना किसी एक अट्रैक्शन के ऊपर, तो आप एक पर्टिकुलर उनकी क्वालिटी से, या उनकी ब्यूटी से, या उनके इंटेलेक्ट से, या उनके किसी एक खास नेचर ट्रेट से आप अट्रैक्ट हुए, एंड आपको लगा कि शी इज़ द परफेक्ट वुमन फॉर मी, या फिर ही इज़ द परफेक्ट मैन फॉर मी, आपको वो लगा। लेकिन जब आप 24/7 किसी के साथ रहते हैं, तब आप उनके अलग अलग शेड्स, अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हो। एब्सोल्युटली। बिकॉज आप सिर्फ एक बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ नहीं हो। नाउ यू आर प्लेइंग अ रोल एज अ मदर, यू आर प्लेइंग अ रोल एज अ हस्बैंड, यू आर प्लेइंग अ रोल एज अ सन, शी इज प्लेइंग अ रोल एज अ डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। तो हर एक के साथ आपके डायनामिक्स क्या है, राइट? तो वो एक जो इंसान एक जो परफेक्ट पिक्चर अपनी बनाकर बैठा होता है कि मेरा परफेक्ट पार्टनर जो है हर सिचुएशन में परफेक्ट होगा, हर एक के साथ ऐसा ही डील कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्शन उसमें आता है। और जब वो डिस्टॉर्शन आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके इनर अलाइनमेंट से अलग होता है। तो वहाँ पर गैप्स आने लग जाते हैं, ठीक है? तो वो आप उसको इमोशनली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अपनी क्लाइंट का एक आपको बताती हूँ। ये एक क्लाइंट थी मेरी, रीना। तो उनके जो हस्बैंड थे बहुत ही रिलीजियस नेचर के थे, एंड जो रीना थी शी वॉज वेरी एक्सप्रेसिव। अब वो एक्सप्रेसिव है, सो शी इज़ इमोशनली एक्सप्रेसिव, वर्बली एक्सप्रेसिव है अपने फीलिंग्स को लेकर, सेक्सुअली एक्सप्रेसिव है। लेकिन अब हस्बैंड जो है बहुत रिलीजियस है, उनकी ये कंडीशनिंग है कि दिस इज़ नॉट राइट। मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत कौन डिफाइन करेगा? राइट राइट, हर एक के लिए वो थोड़ा बहुत अलग है ना। सही बात। तो अब क्वेश्चन आता है, अब लोग जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इज़ लाइक 3 times a week, 4 times a week हैविंग अ रिलेशनशिप और हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप ओके? तो अगेन देयर इज़ नो आंसर, इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो नाउ अब हस्बैंड रिलीजियस है और वो नहीं है, अब उसको क्या होगा? नाउ शी इज लाइक कि 1 बार 2 बार 10 बार मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, हस्बैंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू आई डू? एंड अब एक चीज़ जब आपको नहीं मिलती, देन व्हाट हैपेंस, ये ह्यूमन नेचर है, अगर आपको एक चीज़ नहीं मिली तो यू बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट इट। अब क्या है कि वो फोकस नहीं कर पाएंगी, अब उसको वही चाहिए कि नहीं मुझे तो आई हैव टू मीट माई सेक्सुअल प्लेजर। अब वो क्या होगा, बाई चांस कोई ऐसा सिनेरियो बना कि उन्हें कोई मिल गया
और उनका ग्राउंड क्या था टू कम इनटू दैट रिलेशनशिप, सेक्सुअल सिनेरियो। तो वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब और चीजें बढ़ेंगी, अब आप किसी के साथ सेक्सुअल एनर्जी अपनी चेंज करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी इम्प्रिंट भी कर रहे हो। अब जो उनके ट्रेट्स और कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे, इसी तरह से तो एक बच्चे में आते हैं ना जेनेटिक्स, बिकॉज इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। तो अब वहां पर वो इम्प्रिंट्स आप भी कैरी कर रहे हो। अब आपके मूड स्विंग्स अलग हो रहे हैं। अब घर में आप आते हो, वही कहानी आप सुनते हो कि नहीं ये चीज़ें गलत है। अब एक ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप कैसे डील करोगे इसको, राइट। तो दैट इज़ वन। या ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि हस्बैंड का नेचर बहुत ज़्यादा कि ही इज़ वेरी सेक्सुअली ड्रिवन और ही इज़ वेरी कम्युनिकेटिव, बट वाइफ ज़्यादा बात ही नहीं करती हैं, तब उसे चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन। तो किसी का एक्सप्रेशन होगा कि मैं अपनी वाइफ के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट ले आऊँ, किसी का एक्सप्रेशन होगा कि मैं उसको फिजिकली एक्सप्रेस करके दिखाऊं, किसी का होगा कि मैं उसकी फैमिली की केयर करके दिखाऊं। तो हर एक के लिए वो पैरामीटर्स अलग होंगे। तो या तो वाइफ हस्बैंड बैठ के ये एक बार इस तरह का लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट, what is your idea of love, how do you express love। तो वो लोगों की ना क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैं बात नहीं करना चाहते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैं एक क्लाइंट को कोच कर रही थी, कपल सेशन था मेरा। सो द गर्ल सेज कि मैम मेरे तो ड्रीम्स पहले दिन ही खत्म हो गए शादी के। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? और फर्स्ट डे, हाँ फर्स्ट डे, शादी के फर्स्ट डे। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो जबकि वो लोग डेट कर रहे थे 5 साल से, शादी को अब उनके 2 साल हो गए जब मेरे पास आए, तो अभी कहती कि फर्स्ट डे खत्म हो गए। मतलब तुम 5 साल उन्होंने 5 साल डेट करा और आप कह रहे हो शादी के पहले दिन ड्रीम्स खत्म हो गए। तो ऐसा 5 साल तक कैसे चला, फिर क्या हुआ? तो शी सेड कि मैम इन्होंने मुझे शादी के मंडप में, मेरा तो ड्रीम था कि ये मुझे शादी के मंडप में प्रपोज करते सबके सामने। तो उससे तो मैम मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरा जो एक ड्रीम था, इतना बड़ा स्पेशल डे मेरा, इन्होंने मुझे सबके सामने एक नी पे जाकर रोज़ दे के मुझे प्रपोज नहीं किया। तो आई एम रियली हर्ट। और अब क्या होगा? अब आप साइकी समझिए। अब ये लड़की जो 5 साल से रिलेशनशिप में है और शादी बाज कर रही हैं, ठीक है, और वो लड़का, उसके ऊपर अलग प्रेशर चल रहा है शादी का, बिकॉज दोनों की फैमिली अगेंस्ट थी, इंटरकास्ट शादी थी, तो दोनों की फैमिली के प्रेशर से अब उसका दिमाग उलझा हुआ कि भाई शादी में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे दोनों फैमिलीज के बीच में कोई मतलब मतभेद हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसका दिमाग वहाँ लगा है, लेकिन लड़की का दिमाग वहाँ चल रहा है कि ये मुझे अभी तक सबके सामने आके वो रोमांटिक वे में उसने एक्सप्रेस नहीं करा, राइट। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ें 1 2 3 4 स्टैक होने लग गई। अब वो स्टैक होते होते वो 2 साल के अंदर इतनी स्टैक हो गई कि अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया। अब दोनों सोच रहे हैं कपल्स कि क्या ये सही डिसीजन था कि हमने शादी करी। ये 2 साल तो निकल गए, पर आगे तो नहीं लगता कि निकलने वाले हैं, तो क्या करें। तो आज की डेट में बहुत छोटे छोटे रीजंस हो गए हैं लोगों के, मतलब जैसे मैंने कहा कि इंटॉलरेंस बहुत कम, मतलब टॉलरेंस बहुत कम हो गई, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम हो गई है। और वो कहाँ से हुई है? हमारे एनवायरनमेंट से। और हमारा एनवायरनमेंट आजकल सबसे ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? आजकल हम फैमिली के साथ तो बैठते नहीं हैं, आजकल हमारी रियल कम्युनिकेशन तो होती ही नहीं है, हमारी तो चैट होती है, आजकल जीरो हो गई हमारी, तो ऐसे चलती है उंगली सारा दिन। कुछ अच्छा लगा विद इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, नहीं लगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं तो टिंडर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया है। तो आप अपने ब्रेन को क्या मैसेज दे रहे हो कि ये भी नहीं ये भी नहीं, तो आप अपने ब्रेन को रेस्टलेस कर रहे हो। तो जब आपका ब्रेन इतना रेस्टलेस हो चुका है, आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, तो आपकी लाइफ में डायरेक्शन कहाँ से आएगी? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी आपने कहा कि हम ऐसे 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 चल रहे हैं रील्स में, तो सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है इस पे? मतलब आई होप, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कि मतलब पूरा वेस्टर्न कल्चर ऐसे लग रहा है उठ के इंडिया में आ गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, क्योंकि वो आपके सेंसेस को केटर कर रहा है। अब सोशल मीडिया में कहीं पर भी कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि वो आपको कितना तक दिखाएगा, कितना आपके लिए एक्सेप्टेबल है सोशली। अब वो सोशल मीडिया जो रील का एक्सेस है, वो एक बच्चे को भी है, वो एक 25 साल के यूथ को भी है, वो एक 50 साल के मिडिल एज इंसान को भी है,
ठीक है। तो अब आप एक समझिए कि हर एक के लिए एक सेंसोरियल प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो 25 साल का है, चाहे 30 साल का, चाहे 50 साल, चाहे 60 साल, ठीक है। अब उसके एनवायरनमेंट में तो है नहीं, अब वो अपनी वाइफ से तो बात कर नहीं सकता या वो अपने हस्बैंड से तो बात कर नहीं सकती हैं, ठीक है। दूसरा एक जजमेंट ये भी होता है कि ये तो बस सिर्फ इसी के बारे में चाहती है, तो चाहती है कि मैं इनके पास बैठा रहूँ हाथ पकड़ के और आई लव यू बोलता रहूँ, या वाइफ कहेगी कि ये तो चाहते हैं कि मैं काम वाम छोड़ के यहाँ बैठी रहूँ, वहाँ उसकी मम्मी मुझे बुला रही है किचन में और ये चाहते हैं कि मैं तो यहीं बैठी रहूँ और हम बस यही बातें करें। तो अब ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये सारे जो आपके रिप्रेशंस हैं, वो कहाँ से फुलफिल होंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कपल्स को वो टाइम नहीं मिल पाता। लोग भूल जाते हैं कि कपल्स जो है, जब हमने शादी जो करी थी, जिसके लिए ये अरेंजमेंट था, वो इसलिए था कि वो एक दूसरे के पूरक बनेंगे। पूरक इन द सेंस नॉट कि यू विल मेक मी हैप्पी एंड आई विल मेक यू हैप्पी, नहीं, हमें खुद ही खुश रहना है, बट एटलीस्ट हम एक दूसरे के जो एक सामाजिक दायरे में रहते हुए हमारे जो चीज़ें होनी चाहिए वो फुलफिल करेंगे, राइट। तो इसीलिए वो एक मोनोगैमस रिलेशनशिप बना गया था। लेकिन वहाँ पर आके लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो घर का काम नहीं पूरा हुआ, नई बहू आई है, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है अगले दिन से ही कि उसको मतलब एक बहू का रोल डोमिनेंट हो जाता है और एक वाइफ का रोल जो है वो बैकफुट पे चला जाता है। और ऐसे ही हस्बैंड का भी होता है अलग अलग सिनेरियोज में कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो फैमिली के लिए फाइनेंशियली काम करने के लिए इतना बिजी है कि वो अपनी इमोशनल नीड्स को केटर ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो जब वो चेंज हो गए, अब हम कहाँ से फुलफिल करेंगे? चलो ये रील तो मेरे हाथ में है, ये तो मैं देख सकता हूँ, ये तो मैं देख सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को विजुअल प्लेजर दिया, मैंने अपने आप को मेंटल प्लेजर दिया, बिकॉज लैंग्वेज में भी आजकल कोई नहीं रह गया कि क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। तो हर एक लेवल पे इंसान एक अलग अलग लेवल पर है। किसी को इस लेवल का प्लेजर चाहिए, किसी को इस लेवल का चाहिए, किसी को इस लेवल का चाहिए। तो सोशल मीडिया हर एक लेवल पे, हर एक इंटेंसिटी पे आपका जो प्लेजर है उसको फीड कर रहा है। सेंसेस में भी कर रहा है, वर्ड्स में भी कर रहा है और बॉडी प्लेजर में भी कर रहा है। तो हमारा जो माइंड है, हम कैसे सोचते हैं और देखते हैं, हमें स्ट्रेस कहाँ से आता है? विजुअल, कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगा कि ये तो बहुत ख़राब था, राइट, या ये मैंने देखा ओह ये तो बहुत अच्छा था, आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ इट, या मैंने कुछ ऐसा सुना, आई वॉन्ट टू हियर मोर ऑफ इट, राइट। और एक जैसे मैं इसकी बात करूँ, जैसे आई लव यू भी आपने बोला, किसी के लिए बहुत अच्छा है और किसी के लिए मे बी डर्टी टॉकिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। तो उसको वो सुनना है। अब वो आप कपल्स में नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर से देख रहे हैं। अब ये आप देखिए जाके सोशल मीडिया पे कितना ऑडियोज आपको मिलेंगे इसके अंदर। क्यों ये साइट्स बढ़ रहे हैं? बिकॉज पीपल वांट टू हियर। तीसरा, उनको फिजिकली देखना है तो यू गो एंड चेक द पॉर्न साइट, राइट। तो ये आपके सेंसोरियल प्लेजर्स को केटर कर रहा है, इसीलिए ये साइट्स बढ़ रहे हैं। और वहीं पे किसी को लगता है अच्छा यहाँ से मेरा फुलफिल नहीं होता, चलो इसमें तो मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा या कर रही, मैं यहाँ पे रील्स देख लेता हूँ। फिर एक आदमी जब वो उसको भी कंटेन नहीं कर पाता, वो भी उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन जाता है। अब उसको लगता है अब तो मुझे रियल में ही ये प्लेजर चाहिए, देन दे गो एंड गेट इनटू अ रिलेशनशिप। मैम मैंने मतलब जैसे मैं ऑनलाइन में कहीं पे पढ़ा था, देखा था, और मुझे शायद किसी ने बताया भी था ये बात कि जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं जस्ट टू इम्प्रेस दैट पर्सन और अ गाय और अ गर्ल। बट इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि जैसे हमने शादी करी और हम किसी के साथ रह रहे हैं 6 महीने साल, और 6 महीने साल रहने के बाद हमें थोड़ी सी उसकी गलतियां ज़्यादा दिखने लगती। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी वाइफ है, वो मैं ऑफिस से घर आता हूँ, वो मुझे रोज़ वाटर देती है या कोई चीज़ देती है, और वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन भूल जाए तो मुझे वो पूरे साल में वो 5 ही दिन याद रहेंगे कि इसने मेरे साथ ये 5 दिन नहीं किया। एंड आई विल स्टार्ट सेइंग, अब वो आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसी हरकतें नहीं करते या पहले जैसी चीज़ें नहीं करते। एंड देन अ पर्सन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ थिंग आउटसाइड। तो मतलब वाई दैट थिंग गेट्स, मतलब वो इतनी डिम क्यों हो जाती है, या इतनी आप कह लीजिए कि इतनी लो क्यों हो जाती है, जबकि हमने जिस बंदे को पसंद किया, जिससे हमने लव मैरिज करी, उसको हम अपने घर लाए, हम उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ ईयर वो जो स्पार्क है वो कहाँ चला जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन विराट जी।
वो जो स्पार्क है आपका, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं डिम हो जाता है। बिकॉज जब आप डेटिंग पर थे उनके साथ, तब आपकी प्रायोरिटी क्या थी? हाउ टू मेक हर फील हैप्पी, हाउ टू मेक हर फील गुड अबाउट हर सेल्फ, ये आपकी प्रायोरिटी थी, ठीक है। सो यू वर पुटिंग योर बेस्ट इन फ्रंट ऑफ हर, सो यू केयर्ड अबाउट एवरीथिंग स्मॉल, इवन छोटी से छोटी बात का आपको ध्यान रहता था कि इन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इनको कहाँ ले जाऊं जो जगह इनकी अच्छी लगेगी, या क्या ऐसा करूं, आप हर चीज़ पे आपका फोकस वही रहता था। लेकिन अब जब शादी हो गई, अब आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होगी। अब आपकी खाली, अब आप एक वाइफ या गर्लफ्रेंड की तरह उनको नहीं ले रहे हो, अब उनके अलग अलग रोल्स भी हो गए, ठीक है। अब वो मदर एक है, अब वो एक डॉटर इन लॉ है। तो आप उनको, जैसे कहते हैं ना कि अभी वो 100% आपके साथ थी, लेकिन अब वो बढ़ चुकी हैं अलग अलग रोल्स के अंदर। अब कभी कौन सा रोल डोमिनेंट होता है, कभी कौन सा रोल होता है। और तो जो वाइफ हस्बैंड का जो स्पार्क होता है, उनकी इवन कॉन्वर्जेशंस चेंज हो जाती हैं। उनकी कॉन्वर्जेशंस भी डे टू डे लाइफ के आसपास ही घूमती है कि आज की हमारी ये चीज़ें थी, या ये नेक्स्ट हमारा खर्चा आने वाला है, या ये काम फैमिली का करने वाला है। तो कॉन्वर्जेशंस भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब आपको लगता है कि हाँ प्यार तो है, बिकॉज वो हमने किया था इसीलिए हम यहाँ पर हैं, वो हमने एक्सप्रेस किया था इसीलिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन इट इज़ लाइक एन एवरी डे थिंग। आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप एक बार नहाते हैं पूरे महीने में, या रोज नहाते हैं? मैं तो रोज ही नहाता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ 2 बार नहा लूँ। 2 बार नहा ले, राइट? क्यों? आप एक बार भी तो पूरे महीने का एक बार भी तो नहा सकते हैं। पूरे महीने का खाना एक बार भी तो खा सकते हैं, पूरा महीना आप मत खाइए, नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी होती हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया। तो रिलेशनशिप जो है वो भी ऐसा ही है कि अगर आप एक रिलेशन में हैं, चाहे जैसे मैं फिर से कहूँगी शादी, डेटिंग, जो भी है, बट शादी की बात ही हम करते हैं बिकॉज हमारा फाइनली तो रहता है कि शादी ही है। बिकॉज अगर वो बाकी रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग होते तो वो शादी तक नहीं आते ना, वो शादी इसीलिए आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको हर रोज़ अपने पार्टनर को ये बताना है दैट हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, और हाउ ग्रेटफुल यू आर टू हैव हर इन योर लाइफ। सेम गोज फॉर द वाइफ ऑल्सो। तो एप्रिसिएशन जो है हमारी कम हो जाती है, जो क्रिटिसिज्म है हमारा वो बढ़ जाता है। तो क्रिटिसिज्म को हमने जो है बैकफुट पे रखना है, बिकॉज पहले तो हमें उनकी सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, उनकी कोई गलती भी होती थी तो हम उसको भी जस्टिफाई करते थे। अरे ये इसने इसलिए ऐसा बोला ना क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस थी ऑफिस में, या इसलिए ऐसा बोला क्योंकि हम खुद ही जस्टिफाई करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने क्यों बढ़ जाते हैं कि हम उनकी छोटी से छोटी बात को भी फिर नज़रअंदाज नहीं करते, और वो इतनी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एप्रिसिएशन और टॉलरेंस लेवल कम हो गया। हमें लगता है अब तो ये यही है, अब तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास पड़ी रहती है उसकी हमें कदर नहीं होती है, और जो चीज़ नहीं होती, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, उसके लिए हमारी ऑब्सेशन बढ़ जाती है। मैंने कुछ मतलब ये बहुत ही एक फ़नी सी चीज़ है, जैसे हम फ्रेंड्स हैं, कभी बैठे बात करें तो जनरली किसी का व्हाट्सअप आपके साथ है तो आप देख लेते। तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स का व्हाट्सअप देखा, रादर कोई ऐसा मैसेज आने के लिए उनको उनकी वाइफ का मैसेज आता है, प्याज ले आना, टमाटर ले आना, आलू ले आना। तो मैंने उससे पूछा, भाई इसमें कोई लव का मैसेज है? कह रहा वो तो ख़त्म हो गया भाई। तो मतलब ऐसा क्यों? मतलब कि अब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? जो प्यार के लिए हमने किसी पार्टनर को चुना था, या जिसके साथ हमने कस्में खाई थी या फेरे लिए थे, वो मतलब आजकल कहीं मिसिंग हो गया है। यस, वो मिसिंग इसलिए हो गया है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं खुद के साथ एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है। और हमारा जब इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अब जिस चीज़ के बारे में अगर यहाँ पर मैं पिंच करूँ और नंब हो गया है, तो मुझे वो पिंच फील ही नहीं होगा। तो अब हम जब इतने ज़्यादा नंब हो चुके हैं इमोशनली, एक दूसरे को लेकर, अपने आसपास को लेकर, बिकॉज इतना क्योस हो गया, इमोशनल क्योस हर चीज़ को लेके हो गया है कि हम अपने फीलिंग्स को, हाउ वी आर फीलिंग, वो बहुत पीछे छोड़ दिया है। और हमें सिर्फ याद क्या है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो वो इनकी वजह से, बिकॉज इन्होंने मेरे लिए आज ये चीज़ करनी चाहिए थी, नहीं करी। आज इनको मुझे पूछना चाहिए था कि मेरा मूड अपसेट क्यों है, मैंने आज इनसे ठीक से बात नहीं करी, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं, राइट? अब वो इंसान 10 चीज़ों में और उलझा हुआ है, और अगर वो नहीं भी है तो लगेगा अपने आप ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, क्यों करूं? तो वो जो एफर्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो हम पहले डालते हैं, वो एफर्ट्स हम डालने बंद कर देते हैं। और जब वो एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं तो हमारा धीरे धीरे जो इमोशनल कनेक्ट है वो गैप बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि प्यार खत्म हो गया, बट उसका जो एक्सप्रेशन है
वो खत्म हो गया। रिश्ते में रोज का एफर्ट डालना पड़ेगा तभी वो रिश्ता बनेगा, नहीं तो वो फिर Absolutely. कहीं बाहर मैनेज होने लग Absolutely. जाएगा। हाँ, ये ऐसा भी नहीं कि हर कोई बाहर चला जाएगा, लेकिन यस, जो पॉसिबिलिटीज है। केसेस हम देख रहे हैं या आजकल जिस हिसाब से लोगों का रिलेशनशिप, जो आप सिचुएशनशिप की बात कर रहे थे, आजकल एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक वर्ड है जो मैं सुनता हूँ, ओपन मैरिज, कि हस्बैंड का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वाइफ का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसे हम ओपन मैरिज कहते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे को तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड इवन। मतलब ये तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है कि यू बोथ हैव गॉट मैरिड एज अ कपल, यू लव्ड ईच अदर, एंड नाउ हस्बैंड इज डेटिंग सम गर्ल, द गर्ल इज डेटिंग समवन एल्स, एंड जब आप घर आते हो तो आप बच्चों के सामने सेम हो। कैसे मतलब कैसे? टोटली, मैं अगर आप मेरा व्यू पॉइंट इस पे पूछे तो आई विल से टोटली मेस्ड अप इंडिविजुअल्स है मेरे हिसाब से, बिकॉज कोई भी सेन इंसान ये नहीं करेगा। बट ये राइट, है ओपन मैरिज इज अ, एज ए मतलब कोच मुझे मालूम है, एज ए कोच मुझे मालूम है, बस केसेस आते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर ये करने के बाद भी वो खुश हो तो फिर वो हमारे पास क्यों आते हैं, रिलेशनशिप कोच के पास क्यों आते हैं? बट ये पॉसिबल है? पॉसिबल है बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे बोला कि इमोशनल नीड्स आपके ट्रॉमाज हैं, कहीं ना कहीं आपके बचपन के, मे बी बचपन के भी छोड़िए, मे बी सबकॉन्शियस, जो आपके इस लाइफ से भी नहीं है, शायद पहले के है। बिकॉज एक चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि रिलेशनशिप को आप अगर मेरे पास आए हैं और आप बोले कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, कह के मैं उसको सॉर्ट कर दूँ, वो नहीं होगा। बिकॉज रिलेशनशिप्स को आप लॉजिक से तो कभी भी सॉल्व कर ही नहीं सकते, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसको हम कभी भी इवन नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स जो हैं हमेशा हमेशा कार्मिक है। आपके लाइफ में कोई भी इंसान आएगा, चाहे वो डेटिंग के लिए बॉयफ्रेंड आ रहा हो, गर्लफ्रेंड आ रही हो, या वाइफ है जिससे शादी हो रही है, या लिव इन में गए हैं, कोई भी इंसान आया, चाहे वो वन नाइट स्टैंड के लिए भी आया है, हमारा यूनिवर्स इतना वेल अलाइंड है, हमारी कॉस्मोस इतनी वेल अलाइंड है कि कोई भी इतनी सी भी वो गलती नहीं करता है। तो कोई भी इंसान अगर आपके एनर्जेटिक पैटर्न में आ रहा है, आपके फिजिकल पैटर्न में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका कर्मा है। दैट्स वन। ठीक है, वो एक चीज़ है। लेकिन अब आपने इतने सारे कर्मास क्रिएट किए हुए, इतने सारे आपने मतलब, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर रहे हैं ओपन मैरिजेस में जाके, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो उसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इमोशनली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर नर्वस सिस्टम, दिस इज गोइंग टू कॉज यू मोर ट्रॉमा, एंड एज अ रिलेशनशिप आई सी केसेस लाइक दीज बिकॉज पीपल आर स्टिल नॉट हैप्पी। और कहीं ना कहीं वो अगेन, जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, कहीं ना कहीं आपका जो एक मॉरल सिस्टम है या वैल्यूज़ हैं वो डिफाइंड नहीं है। आपकी वो इतनी कमज़ोर है, जड़ जिसको कहते हैं, रूट इतनी कमज़ोर है कि आप, या फिर आप अपने लिए डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो कई बारी लोग डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे मैं एक बात आपको अपने क्लाइंट का केस बताती, ही वॉज 50 years old एंड उनकी सेकेंड मैरिज थी ये, एंड उनकी वाइफ 30s में थी। नाउ शी हैड मोर सेक्सुअल नीड्स देन दिस 50-year-old मैन। तो ही सेड कि मैम मुझे ना अपनी वाइफ को पसंद है कि शी इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप, शी इज़ हैविंग सेक्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट गिव्स मी प्लेजर। अब वो क्या कर रहा है अपने आप को, वो अपने आप को वैलिडेट कर रहा है दैट आई एम वेरी ओपन माइंडेड, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर माई वाइफ, ठीक है, एंड आई मतलब बहुत ओपन माइंडेड है हम। अगर आप ओपन माइंडेड हो और आप ये चीज़ें अपनी वाइफ के लिए कर भी रहे हो, आपको लग रहा है कि ओके एंड दैट इज गिविंग यू प्लेजर, मैंने क्या बोला, सेंसोरियल प्लेजर। अब उसको वो साइड उसको फिजिकल विजुअल और उसको एक प्लेजर दे रहा है। अब वो खुद से फुलफिल नहीं कर सकता, वो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा कि हम इसको कैसे एड्रेस करें, हमारे बिलीफ सिस्टम में क्या है कि हाउ वी कैन कम टू अ कॉमन ground where we can meet each other. अब we are not meeting each other, we don't know how to address it. तो I am very open minded, मैम मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बट मैम आप बताइए क्या ये सही है? तो मैंने कहा आप मेरे पास वैलिडेशन के लिए आए हैं कि ये बात सही है कि नहीं, सिर्फ ये पूछने के लिए। तो इट इज डीपर देन दैट, राइट? सो दिस साइकी, द बिलीव सिस्टम अराउंड रिलेशनशिप needs to be addressed at a very very deeper level. एक रिश्ते में जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड आ गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या वाइफ आ गई, तो आपके पास ऐसे केसेस ज़रूर आए होंगे। कौन ये मतलब
किसका रेशियो ज़्यादा ये समझता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है ज़्यादा, मतलब मैं चीटेड फील कर रहा हूँ, Okay. मैन या वुमेन? ओके, लेट्स कीप इट जेंडर न्यूट्रल, बिकॉज आजकल फिगर्स जो हैं हमारे बहुत चेंज हो चुके हैं, तो मेन वुमेन का तो सवाल नहीं है, बट डेफिनेटली वुमेन फील मोर चीटेड अगर मैं कहूँ मैरिज में। और जिसने जो कमिटेड है अपने हस्बैंड के लिए, चाहे उसके मतलब वो नेगेटिव्स को रोज़ नज़रअंदाज करती है, उसके लिए वो जैसा भी है उसका, वो स्टिल शादी में कमिटेड है, उसके पास भी तो चॉइसेस हैं, ये तो नहीं कि उसके पास नहीं है, आजकल बट तो सबके वो पास ही choices हैं। एग्जैक्टली बट वो नहीं कर रही है ना, वो चॉइसेस नहीं वो ले रही है, वो अपनी फैमिली को ही देख रही है। लेकिन अगर हस्बैंड इतने सारे डिस्कॉर्ड होने के बाद भी अगर वो वाइफ वहाँ पर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है और हस्बैंड नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली शी विल फील मोर चीटेड। एंड दिस गोज फॉर हस्बैंड ऑल्सो, कि हस्बैंड को लग रहा है कि मैं तो पूरा कमिटेड हूँ, मेरी वाइफ जो है मेरे हिसाब से नहीं चलती है, बट चलो घर है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को वी आर रेजिंग इट टुगेदर, ताकि बच्चों को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिल सके, बच्चों को एक सेफ घर मिल सके। तो डेफिनेटली वो पार्टनर फील करेगा चीटेड ज़्यादा एज अ विक्टिम, कि मैं ज़्यादा हर्ट हूँ बिकॉज इसने एक कमिटमेंट के बाद भी बिकॉज देखिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपने किसी को लाइफ लॉन्ग कमिट किया जानते हुए कि दिस इज द पर्सन you are going to be waking up for next 30 40 50 years of your life till you breathe your last। आप कमिट कर रहे हो, तो आप उसको हमेशा जो है वो एक हीरोइन की तरह सुबह नहीं उठेगी विद द, जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, विद द हेयर एंड मेकअप डन। शी विल बी वेयरिंग वेकिंग अप वेयरिंग अ नाइट सूट विद हर हेयर मेसी। सेम गोज विद यू ऑल्सो, आप उस तरह से भी देख रहे हो और उसके अच्छे बुरे देख रहे हो, वो भी आपको देख रही है, फिर भी दोनों हर रोज कमिट करते हैं। यानी कि आप हर रोज एक दूसरे को चूज करते हैं। इफ यू स्टॉप चूजिंग द पर्सन बेस्ड ऑन दीज आउटर एक्सपीरियंसेस, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। बिकॉज चूजिंग जो है ये आपकी इमोशनल और आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर रहा है। अब हम जैसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, राइट, विच इज एक्चुअली, बट बहुत से लोग हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं कि नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो अगेन देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। जैसे अभी मैं किसी से बात कर रही थी, मैं उन्हें बता रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सही होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो मैंने कहा देखिए ये एक इवेंट है आपके लाइफ का, राइट और रॉन्ग तो जजमेंट हमारी है। जो इंसान उसके अंदर है तो वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मेरी वाइफ मेरे को समझती नहीं, मेरी हस्बैंड मेरे को समझता नहीं, या मैं अपने या मेरा वो मेरे में मेरे टैलेंट को नहीं देखता, मेरी खूबियों को नहीं देखता, और यहाँ एक इंसान है जो बैठ के मुझे मेरी खूबियों को बता रहा है। लाइक ही इज मेकिंग मी फील लाइक अ वुमन, और ही इज मेकिंग मी शी इज मेकिंग मी फील लाइक अ मैन। जो जिनके एक्चुअली हमारे जो फेमिनिन एनर्जी है वो उसको फील करा रहा है, जो मैस्कुलिन है वो मैस्कुलिन एनर्जी में अपने अपने रोल्स कर रहे हैं। आजकल तो बहुत रोल स्विच हो गए हैं, तो वो स्विच होने से भी बहुत डायनामिक्स चेंज हो गई है, राइट। अगर किसी को ये फील हो रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ और वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है और उसको लग रहा है ये गलत नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू लीव। वाई टू मतलब किसी की ज़िंदगी को क्यों ख़राब करना? दो ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हो प्रैक्टिकली। जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो वो भी, बिकॉज वो रिश्ता तो कभी वैलिडेट हो नहीं पाएगा, और जिससे आपने शादी करी है उसको आप बता नहीं सकते, तो उसको वो रिश्ता छोड़ नहीं देना चाहिए। इसको देखने के बहुत सारे पहलू है। अब छोड़ देना चाहिए तब अगर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में गए हैं, क्या वो पार्टनर मैरिड है, तो क्या वो अपनी मैरिज छोड़ने को तैयार है, पहली बात। और अगर वो सिंगल है या डिवोर्स्ड है या विडोअर है, अगर वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ से ये इंसान अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर और मे बी वो इतनी ही कैन नॉट और ही डजंट वांट टू स्टैंड अप एंड टेक दैट स्टैंड। उसको लग रहा है कि ठीक है मेरा घर भी चल रहा है, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो रही हैं, तो वाई टू लीव माई रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है, बहुत कम लोग होते हैं। आप देखिए, आपने जो मेरे को डेटा बताया, स्टैट्स बताए, आप उनमें से एक ये बताइए कि 83% अनहैप्पी और जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसके बाद कितने लोगों ने वो सेकंड मैरिज उस पार्टनर से की।
वो डेटा आप देखिए। अब वो डेटा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्यों? अगर वो इतना ही अच्छा होता, उनको वहां ही प्लेजर, या उनकी जिसे कहते हैं ना, प्लेजर को वर्ड हम साइड पे रखते हैं, अगर वहां ही उनको लगता कि जिंदगी यहीं पे मतलब बहुत बढ़िया है, तो क्यों नहीं चूज कर रहे वो? आप वो देखिए ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेज है सिर्फ हमारी एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने की। इट इज बेसिकली एन एस्केप रूट। एज अ रिलेशनशिप कोच आई कैन से दिस, ठीक है, इमोशनली आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सेम स्टोरी नहीं होगी, राइट? कोई इसलिए गया होगा एक्स्ट्रा मैरिटल में कि डिस्कॉर्ड है, कम्युनिकेशन गैप है, हमारे नीड्स पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। कोई इसलिए गया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी क्लाइंट का केस बताती हूँ, मीरा नाम है उनका। तो मतलब वो जब 18 ईयर्स की थी, शी फेल इन लव विद दिस बॉय, एंड दिस बॉय वाज 23-24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, उस लड़के ने उसको ये नहीं बताया कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, ठीक है। अब मीरा के लिए तो क्या हो गया, जैसे ही देखा और थोड़े टाइम तक उनका रिलेशन चला, ठीक है, तो उसने तो अपने ड्रीम्स देखने शुरू कर दिए कि भाई मेरा ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और ये वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर। एंड वन डे शी गेट्स टू नो दैट इज ऑलरेडी एंगेज्ड। तो अब मीरा विल फील मोर चीटेड और दिस पर्सन विल फील मोर चीटेड। ऑब्वियसली मीरा विल फील मोर चीटेड, ठीक है। अब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ, शी केप्ट ऑन विद अ लाइफ, अपनी पढ़ाई पे भी इतना ध्यान नहीं दिया, अपनी बाकी चीज़ों पे भी इतना नहीं करा, बिकॉज शी वेंट इनटू दैट इमोशनल डिप्रेशन, ठीक है। अब कुछ साल निकले, शी ऑल्सो गॉट मैरिड, बट अब वो अपने हस्बैंड को कमिट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इमोशनली एंड हर तरह से अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने इमोशंस में उसने उस इंसान को कमिट किया हुआ है। उसको लगता है कि वो एकदम परफेक्ट है, वही है जो भी है। अब क्या हो रहा है, अब इस इंसान की तो कोई गलती नहीं जिससे मीरा की शादी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी चल रहा है, अब बीच में क्या हुआ, वो इंसान वापस आ जाता है फॉर सम रीजन, ठीक है। तो मीरा को लगता है अच्छा वाकई वो अपनी शादी में खुश नहीं, बिकॉज हम तो प्यार करते थे। अब ये स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एक अलग ही रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो यहाँ पर हम सही गलत की बात अब करें तो एक अलग जस्टिफिकेशन होगी। वो इंसान वापस आ गया, चाहे अब उसकी वाइफ से बने ना बने, अलग स्टोरी है। बट मीरा को तो लग रहा है कि शायद वो खुश नहीं है, तभी वो मेरे पास वापस आ गया। और वो ऊपर तो से पहले उसका फर्स्ट लव भी है, और exactly, पहले प्यार को भूल पाना तो भूल पाना मुश्किल है। तो वो अब वापस वो स्टोरी वहां पे चालू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब वो इंसान कहता है कि नहीं, वी विल हैव अ फ्यूचर, ठीक है, मैं तो खुश नहीं हूँ। तो खुश नहीं है तो उसने वहां से भी नहीं छोड़ा। अब 5 साल 10 साल 15 साल तक ये चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से भी लाइफ छूट रही है उसकी, क्योंकि वो यहाँ पे भी फोकस नहीं कर पा रही है। मेंटली वो वहाँ है, फिजिकली वो अपनी यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, तो कैसे होगा? और वो इंसान है, वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है, राइट? तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे पहलू हैं। तो अब इस वाले क्लाइंट को क्या चाहिए था? अब उसको चाहिए था कि हाउ डू आई कोप अप नाउ आफ्टर ईयर्स, आई हैव रियलाइज कि दिस इज नॉट वर्किंग। कोई शादी वादी नहीं होने वाली है, वो इंसान उसको सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। तो व्हाट डू आई डू नाउ? सो शी केम टू मी एट दैट स्टेज. What do I do 15 now? years later. What do I do The now? trauma she would have gone through after knowing कि Immense. वो जो है, तो it is, मतलब ये तो रिकवरी भी होना बहुत मुश्किल है। Immense. तो अब हम उस आदमी की बात करें, उसका अलग होगा, तो अब हम उसमें नहीं जाते। बट अब जो क्लाइंट मेरे पास आया, ठीक है, अब एक इंसान आया कि एक क्लाइंट आई कि उनके हस्बैंड को ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था शादी से पहले ही। तो शी विल ऑल्सो फील चीटेड कि भाई मेरी क्या गलती थी, शादी क्यों करी? तो सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं विराट जी, बट द पॉइंट इज कि अब क्या करें? क्या अब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। एक्स्ट्रा मैरिटल में तो आप चले गए, सब लोग कूद रहे हैं तो हम भी कूद गए, बट अब बाहर कहाँ से निकले? बाहर निकले मतलब या यहाँ छोड़ें या यहाँ छोड़ें, कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि वो डेटा उठा के देखो कि उसके बाद कितने लोगों ने उस सेकंड पार्टनर से शादी करी, वो आपको डेटा बहुत सिंगल डिजिट में मिलेगा। वो आपको डेटा डबल में नहीं मिलेगा, राइट? और एक चीज़ बहुत, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, इसका फैमिली पे जैसे या बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब अगर किसी के घर में पता लग गया है कि हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उस हस्बैंड ने या वाइफ ने छोड़ दिया, तो उस फैमिली पे या उनके बच्चों पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है?
फैमिली पे डेफिनेटली उसका एक कॉन्सिक्वेंस तो होगा, बिकॉज आपके फैमिली का पूरा इक्विलिब्रियम बिगड़ चुका है, ठीक है, और एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका है फैमिली के अंदर, एंड लैक ऑफ एक हर्ट जो है मेंटालिटी, एक हर्ट वाली वाइब एक आ चुकी है। तो बच्चे जो उसको देख रहे हैं, राइट, जो अभी चीज़ों को इतना नहीं समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट रिलेशनशिप। कल को वो कमिट नहीं करेंगे, और अगर कमिट नहीं करेंगे तो आजकल की आप देखिए, आज की जनरेशन या तो शादी कहती है हमने करना ही नहीं है। पहले तो लोग कहते थे भाई आप शादी नहीं करोगे तो आपका वंश कैसे आगे चलेगा। तो थैंक्स टू आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन हैव अ किड, ठीक है, आपको शादी की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। तो आजकल उनका जवाब ये होता है, दूसरा कहते हैं अडॉप्शन कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन भी नहीं रह गया है, ठीक है। तो वो या तो कमिट नहीं करेंगे, अगर कमिट करेंगे तो 100% नहीं करेंगे, फिर दे विल ऑल्सो बी लाइक यू नो, अपने आप एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज कि भाई ये पार्टनर सही है कि नहीं, इसको मैं कमिट कर दूं पूरी लाइफ के लिए, मेरे पेरेंट्स ने भी तो किया था लेकिन फिर भी यू नो ऐसा हुआ। तो वो एक स्टोरी उनके माइंड में चलती रहेगी। तो वो डिपेंड करेगा कि आप जो पेरेंट अब उस बच्चे को हैंडल कर रहा है, वो खुद कैसे हैंडल कर रहा है, उसका अपना पेरेंट का टूवर्ड्स दिस एंटायर एपिसोड, उसका क्या रिस्पॉन्स है, बच्चे पे पड़ा है, करेक्ट, वो कैसे कर रहा है, क्योंकि वो विटनेस कर रहा है रोज पेरेंट्स की लड़ाई को। और जब पेरेंट्स लड़ाई करेंगे, बहुत कम होता है कि वो बच्चों के सामने ना करें, बिकॉज अब तो सब कुछ ओपन है, लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे भी सुन रहे हैं। फिर बच्चे जब सुन रहे हैं तो वो जाके नेट पे भी देख रहे हैं कि भाई ये नेट पे भी जाकर देख रहे हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, अपने आसपास के दोस्तों से पूछ रहे हैं। तो वो लिमिटेड हाफ बेक्ड नॉलेज के साथ अपने बिलीफ सिस्टम को बना रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। तो डेफिनेटली वो आज हम देख ही रहे हैं कि स्टेबिलिटी कहाँ है, सिक्योरिटी कहाँ है, नहीं है। ट्रू। रितिका जी, अब हमारे पास समय थोड़ा सीमित है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें तो हम बात करें जाएँ तो 24 घंटे भी हमारे लिए कम है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको भी बहुत टाइम लिया मैंने आपका, कि ऐसे क्या चीज़ें हैं या क्या ऐसी 2-3 टिप्स आप हमें बता सकते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचा जा सकता है और अपना जो पार्टनर है उसके साथ एक लॉयल रिश्ते को, जो कहीं ना कहीं खो गया है या कहीं ना कहीं दब गया है या जिसमें कम्युनिकेशन कम हो रहा है, उसको बेहतर किया जा सकता है और उस शादी या उस प्यार को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। अगर आप थोड़ी बता पाएँ तो 2-3 छोटे-छोटे टिप्स। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक हर किसी को शायद ये करना भी चाहिए। सबसे पहले तो अपने पार्टनर के साथ आप बैठ जाइए, एंड एक वर्ड मैं बोलूँगी, वल्नरेबिलिटी, मतलब दिल खोल के सामने रख दीजिए, बिना जजमेंट के। एक बार बोल दीजिए जो बोल रहा है, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या जो होगा सोचेगा। देखा जाएगा फिर। हाँ, अपने आप को अंदर रख के रिप्रेस करके क्या कर रहे हैं, फिजिकली भी बीमार होंगे आप, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होगा आपके फिजिकल हेल्थ में। तो एक बार उन इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए, और अगर आपको लगता है कि पार्टनर नहीं समझेंगे तो राइट इट डाउन समवेयर। ऑडियो अपने आप को बोल के, गो टू अ प्लेस, आइसोलेटेड प्लेस में, वहाँ पे जाके बोल के, चीख के, चिल्ला के, जस्ट लेट दोज इमोशंस आउट, वो बाहर निकाल दीजिए, एंड देन सिट डाउन विद योर सेल्फ and see what is it that I can do for myself to meet this need, right? अब आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, आपको एक रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, राइट? तो वो जो एक आपको एक केमिकल रश जो मिल रहा है अपने मेंटल स्पेस में या आपके फिजिकल स्पेस में, वो आप और कैसे रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो what you can do for yourself to get more of dopamine and oxytocin, that is one thing you can do. तो do things like grounding exercises आप कर सकते हैं, अपने आप को इमोशनली ग्राउंड करिए। बिकॉज मैं बोलूँगी कि उन लोगों की तरफ देखिए जो ऑलरेडी इसमें हैं, क्या वो एक्चुअली में खुश हैं? नहीं है। तो वो नहीं है, इसका मतलब देयर इज समथिंग डीपर। जैसे कहते हैं ना, वो जो दिख रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। दूर के ढोल सुहावने वाली बात, दूर के ढोल सुहावने, दूसरे की वहाँ पे घास कहते हैं ना ज़्यादा ग्रीन लगती है। तो जो दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पर जो आपको नहीं दिख रहा वो बहुत बड़ा है। और जो रिलेशनशिप होते हैं बेसिकली वो आपके ही रिफ्लेक्शन होते हैं, आपके अंदर के रिफ्लेक्शन होते हैं कि किस चीज़ को वो
आपको काम करना है उस पर, वो आपके ट्रिगर्स होते हैं। तो आपको ये समझना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ कि मैं इस चीज़ को, अपने इमोशंस को एड्रेस कर सकूँ, और सबसे पहले तो मैं खुद को वैलिडेट कर सकूँ, क्योंकि हम सामने वाले पे डिपेंडेंट ही है ना वैलिडेशन के लिए। तो सामने वाला तो कभी भी उठ के चला जाए, सामने वाला कभी भी वैलिडेशन देना बंद कर दे, तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इमोशनली अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप को समझिए। हम खुद को तो जानते नहीं है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मुझे जाने। तो लाइफ कोई मैनुअल के साथ नहीं आती है, लाइफ आपको सिखाने के लिए इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है। तो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस एंड उसको न्यूट्रल रखिए, बिकॉज जितना आप उसको राइट एंड रॉन्ग में देखेंगे और जितना हर्ट फील करेंगे, उतना ही आप इसमें उलझते जाएंगे, इमोशनली आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ग्राउंड करिए, अपने इमोशंस को पहले समझिए कि चाहिए क्या, वो कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से, और अगर वहाँ पे बात कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो देखिए कि मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, राइट? वो चीज़ें आप करिए अपने लिए। थैंक यू रितिका जी, आपने इतना समय दिया, आप हमारे शो पे आए, और आई होप हमारे जो दर्शक ये शो देख रहे हैं उन्होंने, उनके जो भी डाउट्स होंगे या उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर हुई होंगी। स्टिल मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है या आपको किसी और चीज़ पे बात करनी है या कोई आपको सुझाव चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम रितिका जी से उसका आंसर लेके आपको ज़रूर देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी चर्चा को रितिका जी के साथ आगे भी बढ़ाएं, और एक और रितिका जी के साथ एक और टॉपिक करें रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल पे, और इसको और गहराई से जानने की कोशिश करें। थैंक यू, और देखते रहिएगा द कुछ भी शो। थैंक यू। थैंक यू।